हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का सीवी विकर आर्ट्स क्लास में। एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ दोस्तों हाजिर आपके सामने हैं। भूगोल विषय का हम लोग चर्चा कर रहे थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने भूगोल विषय के इसमें से 3 टॉपिक कवर किए थे जो पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं बचे हुए टॉपिक जो थे जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये 3 टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में समझाते हैं और साथ में आपको याद भी करवा देंगे। शुरुआत करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। अब यहाँ पे जन का मतलब लोग होता है, संख्या यानी लोगों का संख्या, लोगों की आंकड़े, उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि के कौन से कारण हैं या जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं उसे समझना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या लिखा है कि किसी एक निश्चित क्षेत्र में, कोई एक क्षेत्र है जो निश्चित है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर का क्षेत्र है, 20 किलोमीटर का क्षेत्र है, 50 किलोमीटर का क्षेत्र है, तो क्षेत्र कैसा है, निश्चित है, पहला पॉइंट। तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में, दूसरा है एक निश्चित समय में। निश्चित समय का मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, एक निश्चित समय है। किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब बदलाव, ठीक है। तो जनसंख्या परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है उसी को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है कोई बात नहीं, एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस लिखा किसी एक निश्चित क्षेत्र में, मान लेते हैं कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र है, ये 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, कोई एक क्षेत्र है, 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का एक क्षेत्र है। अब देखिए इस एक क्षेत्र में यहाँ पे 5 साल में एक सर्वे किया गया, ठीक है, 5 साल में एक सर्वे किया गया। इससे पहले यहाँ पे आबादी मान लेते हैं 1000 थी, ठीक है, मान लेते हैं आबादी 1000 थी। फिर 5 साल बाद इसी जगह पे सर्वे किया गया तो आबादी जो है ये बढ़कर यहाँ पे 2000 हो गई, ठीक है, 2000 हो गई। तो यहाँ पे देखिए 1000 से जो 2000 बढ़ा है इसमें क्या हुआ, पहले जनसंख्या 1000 थी, फिर 2000 हुआ, यानी जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, जनसंख्या में बदलाव हुआ। तो इसी बदलाव को, इसी परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो दोस्तों आसान शब्दों में आप इसे समझ सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे परिवर्तन को थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करिए। जो परिवर्तन शब्द है ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। परिवर्तन में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। धनात्मक कैसे होगा, धनात्मक का मतलब जो वृद्धि हो जाए, ऋणात्मक मतलब जो कमी हो जाए। तो धनात्मक 2 तरीके से होता है। जब वहां पे जन्म होगा, यानी इस क्षेत्र में यहाँ पे पहले 1000 लोग थे, फिर इसके बाद 2000 हो गए 5 साल में, इसका मतलब ये है कि वहां पे जन्म हुआ होगा। या तो दूसरा पॉइंट, या तो वहां पे लोग प्रवास किए होंगे। प्रवास का मतलब ये होता है कि ए वाले स्थान पर किसी दूसरे स्थान से यहाँ पे लोग आए होंगे, ठीक है। जब आएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ वृद्धि होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके घर में 6 लोग रहते हैं, फिर इसके बाद जो है मान लीजिए 2 दिन के बाद आपके मेहमान जो है आपके घर पे 3 लोग आ गए, तो आपके घर में जनसंख्या वृद्धि हुई या फिर जनसंख्या कमी हुई? आपका जवाब होगा जनसंख्या वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि में 3 लोग की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए वही चीज है, यहाँ पे कुछ लोग आते हैं तब वृद्धि होती है, जब कुछ लोग जन्म लेते हैं, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तब वृद्धि होती है। तो यहाँ पे धनात्मक में 2 प्रकार से होगा, जब जन्म लेते हैं लोग तब, इसके बाद या तो प्रवास होता है तब। ऋणात्मक में एक ही चीज होगा, इसमें मृत्यु, जब मृत्यु होगी तो जाहिर सी बात है कमी होगी, कमी का मतलब माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। तो दोस्तों ये 3 परिवर्तन के एक तरह से घटक कह सकते हैं, यानी इसके द्वारा जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है। तो यहाँ पे अगला टॉपिक आ जाएगा जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से, यानी कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं, कौन कौन से ऐसे कह सकते हैं कि कारण है, रीजन है जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जनसंख्या में बदलाव होता है। तो अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो दोस्तों बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के घटक, या आपसे पूछ सकता है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछे जवाब उसका एक ही होगा।
आइए डिटेल में समझते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। पहला मैंने आपको बताया था जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। ये 3 ऐसे घटक है, 3 ऐसे कारण हैं जिसके कारण जनसंख्या में बदलाव होता है, जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अब इसको समझते कि जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, प्रवास क्या होता है, क्योंकि अलग अलग भी पूछा जा सकता है। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर भी पूछ सकता है। तो आइए समझ लेते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर होता है, फिर कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं जन्म दर की। जन्म दर में देखिए, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित जन्म देने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पे बात कर रहा है कि 1000 स्त्रियों द्वारा, 1000 फीमेल यानी स्त्रियों द्वारा, ठीक है, 1000 स्त्रियों द्वारा, मतलब प्रति 1000 में निकाला जाता है ये, तो प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित जन्म देने वाले, लिखा है जीवित, मरने वालों के नहीं, जीवित जन्म देने वाले जो बच्चों की संख्या होती है उसे जन्म दर कहा जाता है। ऐसे ही मृत्यु दर को भी परिभाषित कर सकते हैं। मृत्यु दर में लिख सकते हैं कि प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। सिंपल परिभाषा है, आसान परिभाषा है, आप आसान शब्दों में इसे याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। ये तो बात होगी परिभाषा की। अब इसके बाद इसके फार्मूला भी है, फार्मूला मैं बता दूंगा आपको बाद में। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है प्रवास। प्रवास का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से लखनऊ चले जाइए या लखनऊ से दिल्ली चले जाइए, तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसी को प्रवास कहा जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं प्रवास की, क्योंकि प्रवास से अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रवास को अलग से पढ़ने की जरूरत है। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दें कि प्रवास होता क्या है। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। अब सवाल ये है कि कितने प्रकार से प्रवास होता है, आइए उसको भी समझते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रवास के प्रकार बताइए, तो प्रवास 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, गांव से गांव। जब लोग किसी एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं उसे गांव से गांव प्रवास कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना आप लोग कि प्रवास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, अगर नहीं जाएंगे तो प्रवास नहीं होगा, सिंपल सी बात ये है। तो जब लोग एक गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले जाएं, वहां बस जाएं, तो उसे प्रवास कहते हैं, यानी गांव से गांव प्रवास, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा जब गांव से शहर में चले जाएं। ज्यादातर प्रवास गांव से शहर में होता है, क्योंकि लोग शहर में वो सुविधाएं पाते हैं, तो इसीलिए गांव से लोग शहर में जाना पसंद करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रवास होता है वो गांव से शहर में होता है। इसके बाद दोस्तों होता है शहर से गांव। शहर से गांव बहुत कम लोग आते हैं, मतलब कि बहुत लोग शहर में जाना पसंद करते हैं, लेकिन शहर छोड़कर गांव में आना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जो कोरोना आया था ना, तो कोरोना में लोग शहर छोड़कर कहाँ आ रहे थे, गांव में आ रहे थे। तो यहाँ पे शहर से गांव का प्रवास हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों शहर से शहर, जैसे कोई एक शहर है, लखनऊ शहर से जब दिल्ली में चले जाएं, एक शहर से जब दूसरे शहर में चले जाते हैं तो उसे कहते हैं शहर से शहर प्रवास। तो 4 प्रकार के प्रवास होते हैं। ये तो बात हो गई प्रवास के प्रकार। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रवास जहां से लोग करते हैं और जहां को जाते हैं उसको क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। दोस्तों जब जहां से लोग जाते हैं ना, तो उसे कहते हैं उद्गम स्थान। जैसे उद्गम का मतलब होता है निकलना, या कह सकते हैं कि वहां से चलना, या फिर कह सकते हैं वहां से प्रारंभ करना। जैसे गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो गंगा नदी का उद्गम गोमुख से होता है, यानी गंगा नदी वहां से निकलती है, वहां से चलती है। तो दोस्तों वही बात हो गया, उद्गम का मतलब होता है प्रस्थान करना, या वहां से निकलना, या प्रारंभ करना, या चलना भी कह सकते हैं, है ना। तो उद्गम जहां से लोग जाते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं या प्रस्थान कहते हैं। जैसे कोई मेहमान आया आप घर पे और कहा भैया अब प्रस्थान करते हैं, अब मतलब प्रस्थान करने का मतलब क्या, अब चलते हैं, है ना। तो प्रस्थान भी कह सकते हैं, उद्गम भी कह सकते हैं और प्रतिकर्ष भी कह सकते हैं। अलग से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए प्रतिकर्ष का मतलब क्या होता है, जहां से लोग जाते हैं, आखिर जाते क्यों हैं, सवाल ये है
कि आखिर जाते क्यों हैं। जाते इसलिए हैं क्योंकि वहां पे कुछ कारण होगा, जैसे वहां पे उपद्रव होता होगा। किसी भी शहर में, किसी भी जगह पे या किसी भी क्षेत्र में अगर ज्यादा मारपीट हो, उपद्रव हो, तो क्या आप रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल रहना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ही अशांति वहां पे हो, चारों तरफ जो है शोर शराबा हो, कोई मारपीट होता हो, तो क्या आप रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल रहना पसंद नहीं करेंगे। अगर वहां पे बेरोजगारी हो, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, उससे देखा है बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है ना, लेकिन बेरोजगारी, अशिक्षा, तो इन कारणों से लोग उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे दोस्तों गंगा नदी जहां से निकलती है, यानी गोमुख से निकलती है, तो आखिर गोमुख से क्यों निकलती है? क्योंकि वहां ग्लेशियर है और ग्लेशियर पिघलता है, तो पिघलना उसका कारण हो गया, इसीलिए गंगा नदी वहां से निकलती है। जितनी नदियां जहां जहां से निकलती हैं वो इसलिए निकलती है क्योंकि वहां से ग्लेशियर तो पिघल रहा होगा और पिघलना उसका कारण हो गया, तो वहां से निकलना इसका मतलब ये है कि कुछ तो कारण होता होगा। ऐसे यहां पे दोस्तों ये सब कारण हैं जिनके कारण प्रतिकर्ष होता है, लोग प्रस्थान करते हैं, या तो उद्गम स्थान होता है। तो ये सब हो गए दोस्तों प्रतिकर्ष कारक। सवाल ये है कि ये तो कारण हो गए, लेकिन जाते कहां हैं? अब जाते कहां है और जहां जाएंगे वहां आखिर क्यों जाएंगे, ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा गंतव्य स्थान को। गंतव्य का मतलब क्या होता है? गंतव्य का मतलब होता है जहां पे जाना, यानी जहां पे लोग जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आगमन, यानी आगमन, जैसे अतिथि का आगमन हो रहा है, किसी नेता का आगमन हो रहा है ना, तो आगमन मतलब आएंगे या आना, है ना। जैसे राम आएंगे, तो आगमन मतलब आएंगे, यानी आएंगे। तो यहाँ पे आगमन का मतलब आना और गंतव्य का मतलब भी आना होता है। जिस क्षेत्र में लोग आते हैं, वहां आते क्यों हैं? क्योंकि वहां पे शांति होती है, वहां पे रोजगार मिलता है, वहां पे शिक्षा मिलती है, वहां पे अच्छी चिकित्सा की सुविधा होती है, इसीलिए लोग इस यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे अपकर्ष कारक विषय कह सकते हैं, अप मतलब आना, और जो लोग आते हैं वो इसी कारणों से लोग यहाँ पे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल कैसे पूछा जा सकता है? जैसे आपसे पूछ लेगा कि प्रवास के प्रकार बताइए, तो ये चारों प्रकार लिख देंगे। गांव से गांव पहला पॉइंट, गांव से शहर दूसरा पॉइंट, शहर से गांव तीसरा पॉइंट, और शहर से शहर चौथा पॉइंट। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए या कारक बताइए। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं, वही कारक यहाँ पे आपको लिखना है। आप चाहे उद्गम लिख सकते हैं, चाहे प्रस्थान लिख सकते हैं, चाहे प्रतिकर्ष काल लिख सकते हैं, और इसके बाद जो है ये कारण आप जरूर बताएंगे उदाहरण के तौर पे। इसके बाद दोस्तों आप ये भी ले सकते हैं गंतव्य स्थान, आगमन या अपकर्ष कारक, और इसका जो है कारण बताएंगे कि क्यों लोग आते हैं या फिर वहां पे जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो बनेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। इसमें एक मैपिंग डायग्राम बनेगा और डायग्राम के माध्यम से मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।